ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, काशी दैवज्ञ मंच कास्टोडियम में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिकतर लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि कुंडली पंडित जी, कुंडली देख लीजिए और कितने गुण हैं, वर वधू का मेलापक देख लीजिए। तो मेलापक की जो पद्धति है हमारे यहाँ, वो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति मेलापक करके विवाह तो कर लेता है गुण मिलाते, लेकिन वो कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं देता। पहला कि उनका वैवाहिक सुख कैसा होगा, इसके बारे में दैवज्ञ से प्रश्न नहीं पूछता। उसमें संतान योग कैसा है, उसका भी प्रश्न नहीं पूछता। और सबसे बड़ी बात कि जो पति और पत्नी है, जो शब्द वचन लेंगे, उनमें आपस में उनके जो मनोविज्ञान है, वैचारिक तारतम्य है, उसमें एक रूपता है कि नहीं, वो भी नहीं देखे जाते। जैसे जैसे मैं महर्षि पराशर का अध्ययन करने के बाद भृगु संहिता का अध्ययन किया और फिर नाड़ी ज्योतिष का अध्ययन किया और कृष्णामूर्ति पद्धति का भी अध्ययन, तो हमें एक पिन पॉइंट प्रेडिक्शन मुझे ये लगा कि हमें कई बिंदुओं पर एक साथ विचार करने के बाद ही किसी एक दैवज्ञ की यह भूमिका है, वह कोई व्यक्ति आए उसे ऑथेंटिक सोल्यूशन प्रदान करे, उसे एक ऐसा सोल्यूशन प्रदान करे जिसके कारण वह व्यक्ति इस विधा पर, इस विद्या पर उसे गौरव प्राप्त हो, उसके मन में कोई खिन्नता न होने पाए। कभी कभी कुछ मित्र हैं जो मुझसे कुंडली नहीं दिखा पाते, दूर है या किसी वश वो मुझसे संपर्क नहीं आ पाते, उनके लिए मैं यह वर और वधू दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण अपने स्तर पर कर लें कि उनमें वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। कभी सिर्फ गुण मिलना ही काफी नहीं होता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पक्षों पर भी चर्चा करनी चाहिए। इस सीरीज में मैं दो प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करूंगा। पहले तो मैं वर पक्ष को चुनूंगा, अर्थात मेल कुंडली पर इस बार मैं मेरे शब्द कुछ पॉइंट आउट करूंगा, और इसकी अगली सीरीज पे मैं कन्या पक्ष की बात करूंगा, फीमेल कुंडली का एनालिसिस करूंगा। एक्चुअली मेल कुंडली में जो गुण अष्टकूट है, अष्टकूट मिलाने के साथ साथ हमें पंचम सप्तम का भी एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। पराशर ऋषि तो यहां तक कहते हैं कि शुक्र से सप्तम का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, लेकिन अष्टकूट मिला के छोड़ दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे समाज में आगे बढ़ रहा है कि हमें दैवज्ञ की भूमिका एक जनरल ज्योतिषी और कंप्यूटर की भूमिका हो गई। दैवज्ञ सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, वो एक पॉइंट्स को एनालिसिस करता है और फिर कोई डिसीजन देता है। कंप्यूटर की बस की बात नहीं है कि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सके। और ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत होता है दैवज्ञ। जब भी उसकी कुंडली में गुरु शनि का योग हो, गुरु केतु का योग हो, अथवा पंचम पे इन शुभ ग्रहों का स्थान हो, तो व्यक्ति के अंदर एक दैवज्ञ की बिंदु जागृत होती है और तब ईश्वर उसे प्रेरणा देते हैं कि तुम जाओ और लोगों को जो है गाइडलाइन दो, गाइडेंस दो, ताकि तुम्हारे साथ उनका भी मार्गदर्शन होता रहे। क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कुछ ऐसा ही है कि पूर्व जन्म की पेंडिंग कर्म है कि उस जन्म में उसको लौटाना ही है, उससे बच नहीं सकता। जितना वो बचेगा उतनी ही समस्याएं उसके सामने आएंगी, इसलिए लौटाना अत्यधिक आवश्यक है। ये प्रकृति का निर्णय है। हमारे यहां मेल कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि हम आज अष्टकूटों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग अष्टकूटों की कुंडली पंचांग इत्यादि से देखकर मिला लेते हैं। कंप्यूटर से भी मिल जाता है कितने गुण मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कम से कम 700-800 कुंडलियां हैं जिनमें अष्ट जो है गुण 25 से ज्यादा मिले हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन को चलने में 2-4 साल में सब जो है अस्त व्यस्तता आ गई है अथवा खिन्नता प्राप्त हो गई। तो पहला तो मेरा ये विचार है कि उनके सप्तम सप्तमेश की स्थिति देख लिया जाए। दूसरा, जो सबसे ऊंची बात जो पराशर ऋषि ने कहा, उसका अनुमोदन नाड़ी शास्त्र और भृगु शास्त्र भी कहता है कि हमें पुरुष कुंडली में शुक्र को प्रधानता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास आज हम विचार करेंगे कि शुक्र महत्वपूर्ण क्यों है। शुक्र का जो वैयक्तिक जो सोर्स होता है,
जैसे मैंने पहले से ही कहा कि जो गुरु होता है वो व्यक्ति का प्राणवायु होता है। प्राण जैसे ही प्रवेश करता है व्यक्ति के का आत्म तत्व जागृत होता है और नाड़ियां धमनियां चलने लगती हैं, एक पिंड क्रिएट होता है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। प्राणवायु जैसे ही निकलती है उसका आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो आत्मा और प्राणवायु को एक ही मान के चले तो बड़ी अच्छी बात होगी। ज्यादा अभी मैं शांत में नहीं जाऊंगा, इसलिए तटस्थ बातों को रखते हुए छोटी बातों को समझा जाए। जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम प्राण धारण करते हैं, तो हमें सबसे पहले गुरु को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो मेल कुंडली में गुरु महत्वपूर्ण है। ये बात मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं, गुरु महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए मैंने कई वीडियो पिछले पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम वैवाहिक जीवन शुरू करने जाते हैं तो शुक्र के आसपास जितने ग्रह रहेंगे वैवाहिक जीवन उसका वैसा ही रहेगा। और उसे कन्या भी, मतलब मेल को फीमेल जो चार्ट होता है उसके चार्ट में वैसे ही चार्ट को चुनना चाहिए। अन्यथा गुण मेलापक करने पर, सप्तमेश अच्छा होने पर भी कहीं न कहीं विवाद की स्थिति आ जाती है और आदमी का माइंड जो है एक डिसपॉइंटेड। मेल चार्ट के कुंडली में ये ध्यान देना चाहिए कि शुक्र कहां है और शुक्र के साथ कौन ग्रह है। ये महत्वपूर्ण बात है। बिना शुक्र को हम जाने हम किसी का प्रेडिक्शन 100% नहीं कर सकते। और इस चार्ट में इस बार हमको ये देखना पड़ेगा कि जो कि मैंने कहा है कि किसी भी ग्रह का त्रिकोण, जो ग्रह शुक्र जिस तत्व में बैठा हो वह तत्व उस तत्व में बैठे हुए ग्रह आपस में आपको सपोर्ट करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र कहीं हो, मान लीजिए शुक्र आपके इस भाग पे बना हुआ है। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, उसको छोड़ देते हैं हम, राशि चार्ट पे भी जा रहे हैं। शुक्र मान लीजिए प्रथम भाव में बैठा है, तो शुक्र के आसपास उसके त्रिकोण में, मतलब अगर यहां जो राशि रहेगी वही तत्व यहां रहेगा। हमेशा ट्रायंगल में एक नियम लागू होता है कि जो ग्रह जहां बैठता है वह तत्व लगातार उन राशियों में प्रभावी होते हैं। जैसे 1, 5, 9 जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व की द्योतक होती हैं, वो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। और 2, 6, 10 जो होता है वो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। और 3, 7, 11 जो होता है वो वायु तत्व की राशियां होती हैं। और 4, 8, 12 जो होता है वो जल तत्व की राशियां होती हैं। तो अगर इन तत्वों में कोई ग्रह बैठा है तो इनको आपस में बैकअप मिलता है, सपोर्ट मिलता है और उनका कहीं न कहीं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जैसे हम अगर मान लेते हैं कि यहां हमारा कोई भी, यहां मान लीजिए हमारा एक राशि है तो यहां पर हमारा 5वां होगा, यहां 9वां होगा, क्योंकि हमने लगातार कहा कि त्रिकोण संबंध, त्रिकोण तत्व जो होता है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो पहला तो ये जान ले कि अगर शुक्र यहां बैठा है तो यहां के ग्रह कहीं कहीं शुक्र को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो उसके मेलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो, चाहे पापक जो ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, शुभ हो चाहे पापक हो, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक तत्व में बैठे हैं तो उनकी प्रकृति एक होगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी विभाग में काम कर रहा है तो उस विभाग में अधिकतर लोगों की वैचारिक स्थिति वैसी ही हो जाती है और किसी दूसरे विभाग वाले व्यक्ति से उसको सामंजस्य बैठाने में दिक्कत आने लगती है। इसलिए ये लोग एक अग्नि विभाग में बैठे हुए हैं, इसलिए इन लोगों का मंतक चाहे वो कैसे भी ग्रह हो एक ही जैसा होगा। तो यहां शुक्र बैठा है। अब हमें शुक्र के आधार पर लगातार एनालिसिस करना होगा कि हमें वधु के प्रकृति कैसी चुननी चाहिए। मान लीजिए शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो, शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो, मेरी बात धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा। शुक्र के साथ सूर्य बैठा है। शुक्र जो है व्यक्ति के आनंद का कारक है और मुझे लगता है कि जो पत्नी का स्थान होता है, वामांगी कही गई है, तो उसके आधे आनंद का हिस्सा इस शुक्र के अधीन होता है। इसलिए विवाह में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए शुक्र को अवश्य देखा जाना चाहिए। तो शुक्र से सप्तम भाव को भी देखा जाना चाहिए और शुक्र से इन दोनों भावों को देखा जाना चाहिए। अगर शुक्र के पास सूर्य बैठा हो तो शुक्र आनंद का द्योतक है और जो सूर्य है वो सम्मान और अनुशासन का। तो अगर यह व्यक्ति स्वयं सम्मान और अनुशासन की दृष्टि से नहीं रहता
और या अपनी पत्नी को अनुशासन और सम्मान नहीं देने की प्रवृत्ति रखेगा, या वो स्वयं को तो सम्मान देखना चाहता है लेकिन पत्नी का सम्मान जो है और सम्मान नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के गृह जो है जिससे भी व्यक्ति का विवाह होगा उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो जब भी शुक्र और सूर्य एक साथ हो तो हमें ऐसी कुंडलियां, वधू की ऐसी कुंडलियां चुनना चाहिए जिनका सूर्य के साथ, शुक्र के साथ अग्नि तत्व का संबंध हो अथवा शुक्र के साथ सूर्य संबंधित मित्रों का संबंध हो। तभी ये कुंडली का वैवाहिक जीवन बड़ी अच्छी चलेगी और उनका सामंजस्य अच्छा चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता कि शुक्र के साथ अगर उसकी कुंडली में मंगल हो गया और यहां शुक्र का सूर्य है, जो है जब सूर्य के साथ बनता है, क्योंकि सूर्य राजा है और शुक्र जो है एक क्लियर एंड क्रिस्टल एनालिसिस एबिलिटी है कि जब एक राजा को क्लियर एंड क्रिस्टल एनालिसिस थ्योरी मिलती है तो वो जो उसका वामांग पक्ष है, उसका जो आधा पक्ष है, आधी आबादी है, वो चाहता है कि उसके पास भी एक क्लियर क्रिस्टल एनालिसिस हो, वो किसी शंका में न जिए, एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रखे। तो ऐसे लोगों को फॉरवर्ड लुकिंग वाला पर्सनालिटी अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कुंडली में भी कहीं कहीं ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। अब अगर ये शुक्र सूर्य के पीछे है, यानी इसकी डिग्री कम है और इसकी डिग्री कम है, तो इसका मतलब है शुक्र इसके आगे बैठा है। इसका मतलब है कि जो इस व्यक्ति का पिता होगा, सूर्य का, जो इसका पिता होगा, जिस व्यक्ति की जातक की कुंडली है, मैंने पहले से ही कहा कि ये मेल कुंडली है, यह पुरुष की कुंडली है, तो ऐसा व्यक्ति का पिता भी कहीं कहीं अपने अगर पत्नी को सम्मान नहीं देगा तो निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी, कहीं कहीं प्रेमिकाओं का, कहीं कहीं दो वैवाहिक जीवन का, अथवा कुछ समस्याएं उसके परिवार में आ जाएंगी। हमें इस जो है चीज को समझना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ विवाद बन जाएगा। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिसका सूर्य और शुक्र एक जगह बैठा है और ये अपनी प्रकृति न पहचान के अपने वैवाहिक जीवन में समस्या कर रखे हैं। तो पहला तो ये जानिए कि पत्नी को उन्हें सम्मान देना है और अच्छे सम्मान देना है, उसके साथ एक क्लियर क्रिस्टल फॉरवर्ड व्यू रखना है, कोई वो नहीं रखना है। तो ये जान लीजिए कि ऐसे लोगों के पिता भी कहीं कहीं जो है अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहते हैं, प्रेमिकाओं की तरफ आकर्षित रहते हैं। ये समस्याएं हमेशा रहेंगी, इससे वो दूर नहीं हट सकता। अब हम मैं लगातार शुक्र का एनालिसिस करूंगा। अभी मैं न तो राशि ले रहा हूं न भाव ले रहा हूं। जैसे जैसे राशि और भाव ये चेंज होता जाएगा, चीजें भी चेंज होती जाएंगी। तो अभी मैं सब पे नहीं चल रहा हूं, अभी सिर्फ एक भाव को लग्न के मान के चल रहा हूं। ये वाला थ्योरी थोड़ी बहुत हर जगह कारगर होगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह कारगर होगी, लेकिन 100% कारगर नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे अभी राशियों का भी इफेक्ट होगा। तो अभी हम राशियों पे नहीं जाते क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां शुक्र नहीं है, यहां चंद्रमा है, तो ये समझ लीजिएगा कि ऐसा वर जो अपनी वधू चुनेगा वो थोड़ा सेंसिटिव चुनना चाहिए, उसे बहुत संवेदनशील प्रकृति का चुनना चाहिए। अगर वह अपनी पत्नी को संवेदनशील नहीं चुन रहा है और संवेदनशील उसकी पत्नी नहीं है, वो जो है क्या मैटेरियलिज्म स्वभाव का है, उसे भौतिक चीजें ज्यादा पसंद है, उसे आध्यात्मिक रुचि नहीं है, उसे लोगों की सेवा करने में, खिलाने में, पिलाने में रुचि नहीं है, तो निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन डोमिनेटेड कर जाएगा और समस्याएं आ जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के भी कुंडली में देख ले कि चंद्रमा सेंसिटिविटी दे रहा है कि नहीं है। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं देगा तो ये समस्याएं उसके जीवन में भी लगातार जाहिर रहेंगी। अब हम तीसरी बात पे चलते हैं कि अब हमें ये वर्क है शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से यह व्यक्ति निश्चित रूप से जिसकी कुंडली होगी उसकी पत्नी और उसकी माता, तो पत्नी, माता, सास का ऑटोमेटिक एक रिलेशन सदैव बना रहेगा। जिसकी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ हैं, उस व्यक्ति के जीवन में अपनी माता, अपनी सास, अपनी पत्नी, इन तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। वह चाहकर भी संघर्षों को तोड़ नहीं पाएगा। तो अब जरूरी है कि जिससे व्यक्ति शादी कर रहा है वो भी महिला सेंसिटिव हो। अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो इसके कुंडली में हुए इसके मेंटल विचारों को, क्योंकि चंद्रमा जो है एक चेतन अवस्था है, चेतन अवस्था में क्लियर क्रिस्टल एनालिसिस छुपा हुआ है वर के, तो वधू के भी कुंडली में
क्लियर क्रिस्टल एनालिसिस छुपा होना चाहिए। उसे चंद्रमा जो है यात्रा का कारक है, यात्रा प्रिय होना चाहिए। चंद्रमा खाने पिलाने और सेवा भाव का कारक है, ममत्व का कारक है, और जो है क्या कहते हैं सहयोग का कारक है, स्नेह का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी भी इन सभी गुणों से युक्त होना चाहिए। अगर ये नहीं हुए तब भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाएगी। तो सामने वाले की कुंडली का एनालिसिस आपको ये कर लेना चाहिए शुक्र के आसपास देख के। अगर हम यहां चंद्रमा को हटा देते हैं और हम यहां को ले लेते हैं बुध, तो आप जानते हैं कि जब भी क्लियर क्रिस्टल एनालिसिस में बुध का बनियापन आएगा, एक प्रति उत्पन्नमति मतलब समय के साथ अपने को बदल लेने की कला, तो ऐसे लोगों के साथ आप देखोगे कि ये अगर मेल की कुंडली में है तो ऐसे लोग अमूमन पहले प्रेमिकाओं को पसंद करते हैं, फिर विवाह करते, प्रेमिका से विवाह करते हैं और फिर उनको जो है कोशिश करते हैं क्योंकि प्रेमिका ही उनके जीवन की शादी बने। इसमें बड़ा फिर संघर्ष होता है, अथवा इन लोगों का फिर जो है डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, या फिर इन लोगों को इनको लगता है कि वो जो एट्रीब्यूट थे वो इनमें क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना बुध जो है अचेतन का कारक है, अचेतन का, और शुक्र जो है एक बौद्धिक स्तर का क्लियर क्रिस्टिक्स एनालिसिस है। तो ऐसा व्यक्ति के चेतन अचेतन में एक ऐसी चूक छुपी है जो चीजें कहते हैं ना कि ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स इज नॉट गोल्ड, या दैट इज ज्वेल्स। तो मतलब जो चीजें चमक रही हैं वो ज्वेल्स ही नहीं है, वो सोना ही नहीं है। तो यहां व्यक्ति हमेशा सोना खोजने के प्रयास में अपना वैवाहिक जीवन नष्ट कर लेता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये लोग पूरा ढूंढते रह जाते हैं। तो अगर इनको सबसे अच्छा ऑप्शन खोजना है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन खोजना है, तो इन लोगों को अपने मन से विवाह करने की छूट देना चाहिए। इनको स्वयं लड़की कन्या चुनने का सहूलियत देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर स्वयं अपने गुण से दिमाग से अगर वधु चुन के लाएंगे तो इनके लिए बढ़िया रहेगी। अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो कहीं कहीं जो है प्रेम वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी और परिवार के साथ इनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो आप लोग ये जान के रहें, अगर ये दोनों संबंध हैं तो प्रेम संबंध को अरेंज मैरिज करना, प्रेम समझ को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाने में लगातार इस वर वच्च को लगातार छोड़ देना चाहिए। उसे कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के जीवन में एक समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानियां बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, वर पक्ष के अगर मैं शुक्र बुध की जगह अगर यहां गुरु को रख दूं, तो जानते हैं गुरु एक गांधीर्य का कारक है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र गुरु नजदीक बैठे हैं, वह व्यक्ति जब भी कोई कदम उठाता है तो वो एक गंभीर प्रकृति का कदम उठाता है। उसकी जो प्रकृति होगी बड़ी गंभीर होगी, चाहे वो मतलब अप एंड डाउन लेवल पे हो, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल पे हो, लेकिन वो गंभीर प्रकृति का। वो ऐसे लोग थोड़े आत्मघाती प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहली चीज तो ऐसे लोग जो अपनी पत्नी को चाहते हैं वो ट्रेडिशनल किस्म की पत्नी चाहते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो परंपरा का और प्रतिष्ठा का और क्या कहते हैं कि आध्यात्मिकता का कारक है। तो ऐसे लोगों को जो पत्नी चुनना चाहिए वो आध्यात्मिक प्रकृति के, पुरातन पंथी प्रकृति के, परंपरावादी ट्रेडिशनल प्रकृति के चुनना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि वास्तव में जो उसको कन्या है वह उसके फैमिली में कोई जो वो है डायनेस्टी है, जो रेस है, उसमें आध्यात्मिक गुण है कि नहीं है। अगर ऐसे लोग भौतिक प्रकृति के लोगों को चुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन में दरारें आने लगती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा जो है जो नजर बनाता है वो एक तरह से आध्यात्मिक किसी चीज को एनालिसिस करने के लिए लेट्स गो, मतलब वो चीजों को छोड़ने की बात करता है कि भाई छोड़ो, जाने दो। वो बार बार चीजों को छोड़ेगा, और जब पत्नी ऐसी गुण ये गुण वाला नहीं रहेगा तो पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएगी। तो इसके लिए वो जो चिड़चिड़ापन होता है घर में कि खटपट मचल करना, वो उस प्रकृति का जो है यहाँ क्रिएट होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि ये चाहे गुण यहां मिले, चाहे यहां मिले, चाहे यहां मिले, पत्नी में भी ये गुण मिलने चाहिए, पत्नी के भी जो है कुंडली में ये गुण मिलने चाहिए ये। और अगर यहां गुरु नहीं है, अगर हम इसको गुरु से हटा देते हैं और यहां शुक्र के जगह हम ला देते हैं शनि को, तो ये माना जाएगा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जो ऐसे लोगों की जो प्रकृति है वो यूं समझिए कि ये लोग थोड़े से ओल्ड नेचर के व्यक्ति हैं। इन्हें थोड़ी जो है अनकॉन्शियस लड़की पसंद आती हैं। सुंदर तो रहेगी लेकिन काफी एजेड रहेगी,
या जो है क्या कहते हैं उसके फेस पे कुछ ऐसा चीज लगे जो अट्रैक्ट करे, या वो कहीं बॉडी से कुछ कुछ उन्हें उनकी जो बॉडी के फिनोमिना है, वेल्थ फिनोमिना है, या जो हेल्थ फिनोमिना है वो कुछ डैमेज टाइप में रहे। ऐसे लोगों को हमेशा ऐसी इस लेडीज पसंद आती हैं जो शोषित हो, वंचित हो। ये लोग लग्जरी तो लेना चाहते हैं, लेकिन लग्जरी के साथ ये लोग ऐसा लगता है जैसे शादी करके किसी को उपकार कर दें, किसी गरीब व्यक्ति को चुन लें। इन लोगों की ये धारणा होती है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल, एकदम ओल्ड ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, बिल्कुल मॉडर्निज्म में नहीं रहना चाहते, पूरे के पूरे थोड़े बूढ़े बुजुर्गों के विचारधारा पर विवाह करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे लोगों को भूल के भी कभी प्रेम विवाह से बचना चाहिए, बल्कि परिवार के बड़े बुजुर्गों से को लेकर विवाह करना चाहिए। और अगर बुजुर्गों से विवाह नहीं होता तो इन लोगों को स्वयं चुनने देना, क्योंकि वो अधिकतर ऐसे ही लोग चुनते हैं जहां उनके चेहरे पे या फिर बॉडी में कहीं कुछ कट हो, सर्जरी हो, या फिर हेल्थ का प्रॉब्लम्स हो। ऐसे लोग ऐसे ही लोगों को चुनते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति है कि शनि जो है वो एक तरह से एक ऐसी प्रकृति का ग्रह है जो चीजों को 100% वेल्थ नहीं देता। तो शुक्र जो हेल्थ का कारक है और शनि हेल्थ के डैमेज का कारक है। तो ऐसे लोगों की पत्नी भी कुछ कुछ हेल्थ के मामले में डैमेज रहेगी। पैसे तो अनायास ही इन लोगों के पास ही आते हैं, बल्कि इनका जो व्यक्तित्व होगा, ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। और मुझे लगता है कि लोग प्रकृति के जो है छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग अपने जो अपना सहपाठी चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं, ऐसे लोगों को जो अपना जीवन साथी चुनते हैं, ऐसे लोगों को एक ट्रेडिशनल फॉलो करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सलाह लेकर स्वयं के विचारधारा से थोड़े से ओल्ड अक्यूल्ट साइंस की प्रकृति चुनना चाहिए। ये अच्छी बात है। तीसरी बात, अगर हम यहां शुक्र के साथ राहु को देख ले तो ये जान लीजिए कि अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र के राहु है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी, ईश्वर ने उसे स्वरूप तो दिया होगा, लेकिन कहीं कहीं उसके अंदर एक अजीब जो है अजीब छल भी छुपा होगा। धन पैसा की दृष्टि से ये कुंडली मेल की दृष्टि से थोड़ी सही है, लेकिन ऐसे लोग जब भी अपनी पत्नी चुनते हैं तो कहीं बाहरी पत्नी चुन लेते हैं, कभी जो है वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज के थ्रू चुन लेते हैं, कभी कभी जो है कहीं दूर विदेशों की पत्नी चुन लेते हैं, कभी धर्म से इतर चुन लेते हैं, या विलोम विवाह कर लेते हैं, अनुलोम जो है विवाह कर लेते हैं, या कहीं प्रेम में पड़ने के बाद कई जो है वो कई प्रेम संबंधों को पूरा करने के बाद वैवाहिक जीवन में जब एकदम जान जाएंगे, मैच्योरिटी। प्रकृति एक्चुअली क्या करता है, राहु एक जो है एक ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो लर्निंग आपको सिखाता है, लर्निंग सिखाता है। व्यक्ति वो बुक पढ़ के गुरु की तरह, गुरु के मतलब ट्रेडिशनल पढ़ के वो लर्निंग नहीं लेता। वो सोचता है कि पहले चोट लगे फिर हम सीखेंगे कि इससे चोट लगती है। तो राहु पहले गर्दन कटवा लेता, तब इसको लगता है कि ये चीज सही हुआ, ये चीज गलत हुआ। रिस्क लेने के मामले में इसलिए ऐसे लोग थोड़े रिस्क लेकर विवाह शादी करने की रुचि रखते हैं। तो अमूमन इन्हें ऐसी ही लड़की प्रकृति है जो बहुत बन ठन के आए, बहुत जो उसमें आडंबर रहे, बहुत एम्बिशियस रहे, बहुत ग्लैमरस रहे। ऐसे लोगों को चुनना उनके लिए बढ़िया, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को चुनना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी लड़की, अगर ऐसे लोगों की पत्नी थोड़ी धार्मिक स्वभाव की, ट्रेडिशनल हुई और जो है क्या बोलते हैं थोड़ी शर्मीली हुई, तो इन लोगों का वैवाहिक जीवन जरा वो हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर शुक्र और राहु आसपास, शुक्र के आसपास राहु रहे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, चाहे वो राहु यहां रहे चाहे यहां रहे, ये चीजें मैं लगातार कर रहा हूं, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, ये गुण बनेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है विदेश, परदेश, प्रेम संबंधों के द्वारा और क्या कहते हैं कि लिंक के द्वारा अथवा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऐसे लोग एक ग्लैमरस, एक फैशनेबल पर्सनालिटी को चुने, अपने मन से चुने, और मुझे लगता है तब ज्यादा बेटर रहेगा अपेक्षा ट्रेडिशनल, ओल्ड और थोड़ा अक्यूल्ट साइंस प्रवृत्ति के साथ धार्मिक प्रवृत्ति महिलाओं को चुनने के बाद। धार्मिक महिलाओं को चुनने के लिए बहुत जरूरी है कि शुक्र के साथ केतु हो। शुक्र के साथ अगर केतु है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को, जो व्यक्ति पत्नी चुनता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी एकदम बिल्कुल जो है आध्यात्म और ट्रेडिशनल का समन्वय रहे। केतु सोचता है कि वो आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़े, वो धार्मिक पथ पे आगे बढ़े, वो वंश की, वो कुल देवी की तरह आगे बढ़े। तो
शुक्र और केतु एक तरह से परिवार में एक ऐसी लक्ष्मी को चाहते हैं जो उनके परिवार को धार्मिक आध्यात्मिक शिखर पे वंश वृद्धि करे। ऐसे लोग अपनी पत्नी को न तो कभी बहुत सजने संवरने में इनकी रुचि रहती है, और ये आप अगर ऐसे लोगों कुंडली में स्वयं भी देखेंगे तो ये लोग बहुत सजने संवरने में विश्वास नहीं करते। ईश्वर ने इनको एक ऐसा गुण दे रखा है कि जब भी ये आनंद से रहेंगे, दुनिया के वैभव से दूर रहकर जंगल में बैठे रहेंगे, तब भी इनके लिए जो है प्रकृति चलती हुई स्वयं चली आती है। और आपको पता भी होगा, मैंने एक बार आपको बताया था कि शुक्र मीन राशि में हमेशा उच्च हो जाता है। उसका कारण भी मैंने बताया था कि जो शुक्र है वो एक स्त्री का ऐसा स्वरूप है जो इतने ठोकर खा करके भी जाके जब गुरु के चरणों में बैठी है तो अपना सच्चा प्रभाव देती है। क्योंकि शुक्र जो स्त्री है, सब सुंदर स्त्री को सब लोग एक वो उस नजर से देखते हैं, एक बाजारवाद की दृष्टि से देखते हैं। तो बाजारवाद की दृष्टि से एक सम्यक स्त्री जब पहुंचते पहुंचते अपने दायित्व को पूरा करते हुए गुरु के पास बैठती है, तब उसका वास्तविक स्वरूप पता चलता है। अगर आप गौतम बुद्ध की कहानियां सुने होंगे या फिर बाकी लोगों की कहानियां सुने होंगे तो कहा जाता है स्त्री का जो सबसे उच्च स्थित है वो है सतीत्व। और सती अनुसुईया को आप कहानी जानते हैं, और भगवती सीता को भी जानते हैं। तो ये इन लोग राधा का भी, भगवती राधा का भी आप जानते हैं। तो इन लोगों का जो जीवन है वो स्त्री का होने के साथ साथ आध्यात्म के एक ऐसे शिखर को उच्चता प्रदान कर रहा है जिसके लिए हम सदैव उनका नमन करते हैं। तो जो भी स्त्री में जो भौतिक मतलब बहुत अतीव सुंदर हो लेकिन आध्यात्म की तरफ विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसी ही लड़की से विवाह करना चाहिए। और वह जातक भी इसके पास धन पैसे रुपए सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे ही रहता भी है कि इसको अपने ड्रेसिंग कोड का ध्यान नहीं रहता, अपने बालों का, अपने फीचर का, क्योंकि ईश्वर ने इस व्यक्ति को एक नेचुरल फिनोमिना में बनाया है। इसको जो शुक्र और केतु है इसे प्रकृति योग कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रकृतिस्थ स्थिति में रहता है, और वो पत्नी को भी चाहता है वो भी प्रकृति में रहे, उसे आडंबर भौकाल और ये सब जो बातें हैं इनसे दूर रहे। अच्छा, ऐसे लोग अगर जब भी इसको शुक्र और केतु वाला प्रकृति वाला व्यक्ति शुक्र और राहु वाले प्रवृत्ति से कदापि विवाह न करे, क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनके एंटी कुंडली में ऐसी ही योग देखी जाने चाहिए। ये तो कुंडली अभी मैं बता रहा हूं वर पक्ष की तरफ से। जब स्त्री पक्ष की कुंडली ड्रा करूंगा तो मैं इनकी मैचिंग बताऊंगा कि वास्तव में अगर मेल का चार्ट ऐसा है तो फीमेल का चार्ट कैसा होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ 28 गुण काम बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगेंगी। फिर लोग दैवक के पास आते हैं और फिर दैवक से कहते हैं कि हमारा जो है जो मैरिज लाइफ है वो स्पॉइल हो रहा है। तो हम लोग कभी जो है उनको कभी गोमद रेकमेंड कर देते हैं, कभी पुखराज रेकमेंड कर देते हैं, कभी हल्दी को अपने सिरहाने लगाने के लिए कहते हैं, उनके बेड को सिस्टम ठीक करते हैं, हम बृहस्पति को स्ट्रांग करते हैं। लेकिन हमें जान जाना चाहिए कि ये एकमात्र रेमेडी नहीं है जो हमेशा लागू होगा। मंत्र इत्यादि के बावजूद भी हमें उस पुरुष और उस स्त्री की प्रकृति को समझना चाहिए। जब तक पति अपनी पत्नी को प्रकृति नहीं समझेगी और पत्नी अपने पति के प्रकृति को नहीं समझेगी, वैवाहिक जीवन एक त्रासदी बन के रह जाएगा। और उस त्रासदी में जितने भी खुशी के क्षण आएंगे ऐसा लगेगा जैसे वो बोझिल सा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे मित्र हैं, जो मेरे दैवज्ञ ज्योतिषी बंधु हैं, वो इन चीजों को देख लें और देखने के बाद निर्णय करें कि मेल और फीमेल चार्ट में क्या होना चाहिए। आज तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो मैंने योगा बनाया है वो शुक्र का, मेल कुंडली में शुक्र को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जो वो पिन पॉइंट है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल शास्त्र है उसमें भी शुक्र के ट्रायंगल और उसकी सप्तम दृष्टि के आधार पे प्रेडिक्शन की बहुत प्राचीन परिपाटी है। अधिकतर इस समय ज्योतिषी इसको भूल जाते हैं और वो कुंडली बनाकर छोटे से देखकर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सिस्टम फॉलो करने के साथ साथ इन चीजों को भी देखा जाए कि जब भी कोई ग्रह तत्व में होगा, सपोज करिए कि केतु शुक्र यहां है और यहां गुरु बैठ गया, तो अब गुरु के यहां बैठने से जो ये भाव है वहां केतु शुक्र और गुरु ये तीनों का एक मिंगल हो गया है, ये एक मिलन हो गया है। तो यहां अब गुरु के मिल जाने से जो इसका साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार गुरु को एक
आप ये समझ लिए कि सोसाइटी में ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी और एक क्या बोलते हैं कि वो उच्चता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि उच्चता का कारक है। तो बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 इस जो है इस पैरामीटर्स को बचा रही है। तो जब भी मैंने बार बार कहा है कि जब भी किसी तत्व में कोई ग्रह बैठे, चाहे वो मित्र ग्रह हो चाहे शत्रु, यहां गुरु और शुक्र अपन में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके तत्व में अगर कोई ग्रह बैठेंगे वो आपस में सपोर्ट करते हैं, और अगर ये शुभ दृष्टि से सपोर्ट किए तब वैवाहिक जीवन बसता है। अन्यथा हमें फीमेल कुंडली में लगा के देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये चीजें घटित हो रही हैं कि नहीं। सपोज करिए मैंने लगातार उन ट्रिंगल को बनाया है, यहाँ कोई ग्रह हो, यहाँ कैसी भी स्थिति हो, इन सबको एक साथ उठाकर हमें देख लेना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या है। अमूमन भृगु संहिता के डिकोडिंग करने के साथ साथ मैंने कभी कभी अपनी पुस्तक में लिखा भी है और लगातार मैं उस पर लिख रहा हूं कि शुक्र के सप्तम भाव को, तो चूंकि शुक्र अपने सप्तम स्थान को अपनी दृष्टि से देखता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक दायित्वों के प्रति अग्रसर तो रहता है। लेकिन अगर सप्तम पे अगर पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, इसके तत्व में कोई शुभ तत्व बैठ गए हैं, तब तो ये वैवाहिक जीवन चल जाता है। मान लीजिए हम इसको यहां मिटा देते हैं, सब मान लीजिए हम गुरु को यहां बैठा दिए, ये वैवाहिक जीवन, केतु यहां हुआ तो राहु यहां हो जाएगा, आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, गुरु की दृष्टि इस स्पायल जीवन को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि अब इस तत्व में, इसके तत्व में जो सप्तम का तत्व है, जो तृतीय का तत्व है, यहां आप देखेंगे तृतीय सप्तम एकादश की जो राशियां हैं वो वायु तत्व से रिलेटेड है। तो इस वायु में गुरु और राहु एक मिलकर इसके वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसको नष्ट, वैवाहिक जीवन बिल्कुल स्पायल होने के योग है। क्योंकि शुक्र और केतु में अगर ये व्यक्ति ऐसी पत्नी नहीं छुआ तो ऐसी पत्नी को या तो सर्जरी हो जाती है, या तो पत्नी सुसाइड कर लेगी, या तो पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिज लाइफ हो जाए। तो इन चीजों को बचाने के लिए गुरु की दृष्टि, गुरु का सपोर्ट चाहिए। गुरु क्या, मुझे लगता है कि यह स्थान बचाने के लिए कभी कभी गुरु की दृष्टि चाहिए, चंद्रमा की दृष्टि चाहिए, और कभी कभी सूर्य की दृष्टि चाहिए। लेकिन वो तब जब वो तत्व में आकर उस चीज को बचाए। तो पहला तो यह है कि अपने तत्वों में संतुलन बने, और फिर सप्तम, अब उस शुक्र से सप्तम स्थान के तत्वों का संतुलन बने, तभी हम किसी व्यक्ति की कुंडली को 100% ओके करते हैं। अन्यथा मैं तो कभी भी किसी व्यक्ति की कुंडली आए हो, कभी भी मैं अपने जीवन में 10 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में किसी कुंडली को ओके नहीं करता, जब तक मैं पूरी कुंडली को एकदम चेक न करके ये न पता लगा लूं कि वास्तव में इसके कुंडली में जो शास्त्रीय पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति के साथ नाड़ी और भृगु संहिता के जो सिस्टम है, मैं अभी भी जैसे भृगु संहिता भी सीरीज शुरू करना जा रहा था कि शुक्र से प्रथम में, द्वितीय में, सप्तम में क्या योग होंगे, इसका फल महर्षि जो है भृगु जी ने शुक्र जी महाराज को लिख रहे हैं, और शुक्र को बताते हुए इस पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग की है। उस डिटेलिंग के जो तथ्य मैंने डिकोड कर पाया उसकी भी व्याख्या होगी। आज ये वीडियो बड़ा न हो, इसलिए छोटी सी वीडियो के साथ कहता हूं धन्यवाद।